हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स अकेडमी। मैं राजीव लोचन मेहर, तुम्हारे मैथमेटिक्स फैकल्टी इन मैथमेटिक्स अकेडमी। आज से मैं 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं एक एक चैप्टर करके पढ़ाते जाऊंगा। आज सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा और मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंस जो है वो भी बता दूंगा। पहले तो मैथमेटिक्स बोलने से पहले कुछ स्टूडेंट को डर लग जाता है कि ये मैथमेटिक्स क्या है, क्या ऐसा क्या चीज है कि इसमें इतना डर रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैथमेटिक्स कोई भयानक सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम इसमें है कि उनके मन में पहले से भर दिया गया है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस जरूरत होता है। ये सब जो अफवाहें है ये पहले से दिमाग में घुसा दिया गया है, इसीलिए ये सब डिफिकल्ट टफ ये सब जो वर्ड्स है मैथमेटिक्स के साथ जुड़ गया है। बट मैथमेटिक्स इंपोर्टेंस है, मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंस हर जगह है। अभी क्या हुआ है, जैसे कि तुम लोग क्लास 10 से अभी मतलब तुम्हारा क्लास 10 खत्म हो गए, तुम लोग आ गए हो, तो क्लास 10 में लास्ट ईयर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब मैथमेटिक्स को जो जनरल मैथमेटिक्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, दूसरा हो गया बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब उससे और स्टूडेंट को ये लगा कि मैथमेटिक्स टफ है, तो उसमें जो लोग बेसिक मैथमेटिक्स लिए वो लोग तो ये सोच लिए कि है बाबा क्लास 10 के बाद मैथमेटिक्स से पीछा छूट जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हो ना, मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, कुछ फैक्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पहला हो गया कि मैथमेटिक्स से जो पीछा छूटने वाला सोच रहे हो ना, ये कभी पीछा छुड़ेगा नहीं, तुम्हारा पीछा ये कभी नहीं छोड़ेगा, तुम इसको कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। डेली लाइफ में तुम हर रोज मैथमेटिक्स यूज करोगे, सुबह से शाम तक, मंडे से लेकर संडे तक और जनवरी से लेकर दिसंबर तक तुमको मैथमेटिक्स यूज करना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास दूसरा कुछ रास्ता भी नहीं है, डेली यूज करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, रोटी मकान कपड़ा ये सब जरूरत है लाइफ के लिए, वैसे मैथमेटिक्स की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमको जरूरत आएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, उसमें मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा और तुमको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये हो गया पहला फैक्ट। सेकेंड फैक्ट ये है कि तुमको मैथ्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, तुमको मैथ्स जरूरत होगा ही होगा। कोई भी स्ट्रीम चले जाओ। हाँ, तुम लोग बोल सकते हो कि आर्ट्स में जरूरत नहीं है। आर्ट्स में कैसे जरूरत नहीं है? आर्ट्स में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट अलग है, उसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर तुम लोग मैथ्स नहीं लिए तो कम से कम इकोनॉमिक्स तो लोगे, इकोनॉमिक्स नहीं तो एजुकेशन तो लोगे। इसमें से एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स एक अलग चैप्टर है और उसका जो मैथमेटिक्स है वो 10 तक नहीं है, 11-12 में ही है, तो उसके लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब तुम फिर कॉमर्स में आओ, ठीक है, कॉमर्स में देखो, कॉमर्स में भी तुमको मैथ्स तो कंप्लीटली पढ़ना, बहुत सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कॉमर्स में जैसे कि तुमको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और साइंस में तो पूछो ही मत, फिजिक्स में कंप्लीटली मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। अच्छा, तुम लोग बोल सकते हो कि बायो में मैथ्स नहीं है सर। अरे भाई, मैं ये बोल सकता हूँ, मैथ्स फिजिक्स का अगर कुछ हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या केमिस्ट्री का हो रहा है, या तो मान लो कॉमर्स का, आर्ट्स का हो रहा है, उनका अगर मैथमेटिक्स कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बायोलॉजी का, मतलब सोच लो, एक डॉक्टर का जब अगर मैथ्स खराब हो गया ना, तो उसके बाद लाइफ खत्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो तुम लोग कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, मैथमेटिक्स जरूरत होगा ही होगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो बोला जाता है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो तथा तद्विद्या वेदशास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यम स्थितम। समझा रहा हूं क्या है, समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि मयूर देखे होगे, जो तुम लोग बोलते हो पिकअप, ठीक है, उसके सर पे जो शिखा होता है, चूल जो उसको बोलते हैं, वो सुंदर दिखता है, देखने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे सांप खतरा है देखने के लिए, फिर भी उसके सर पे अगर मणि हो तो देखने के लिए अच्छा लगता है। वैसे
जब भी कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर मैथमेटिक्स है तो अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स सबसे पहले रहता है, मूर्धनि स्थितम मतलब सबसे ऊपर रहता है। इसका इंपॉर्टेंस इतना है, तुमको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, तुमको मैथ्स उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। तुम लोग कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छा, 11 का मैथ्स क्यों पढ़ोगे? 11 का मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंस है, कुछ मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऐसा है जो कि 11 में है। अप टू क्लास 10 तक तुम लोग जो पढ़े थे वो कुछ जनरल लेवल में था, उसका जो एप्लीकेशन है वो कुछ जनरल लेवल तक है, बट आगे तुम लोग जाके जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें जो मैथ्स का एप्लीकेशन होगा वो क्लास 11-12 में है। इसीलिए तुमको क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई सोच लो, कोई IIT जेई या जेई एडवांस, जेई मेन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद अगर तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में जो मैथ्स है और फिजिक्स में जो मैथ्स का एप्लीकेशन है वो तो 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, वो तो डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड का है। जैसे कि तुम्हारा कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया, ये सब जो फिजिक्स में काम आएगा, ये सब का क्या करोगे? ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। ये सब के लिए तुमको 11 का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में भी वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में तो दुनिया भर का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, बायोलॉजी में लॉगरिथम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक बोल सकते हो कि नहीं और क्या, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो तो वो बता देगा तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है। अगर उसका एप्लीकेशन गलत हुआ, उसका कैलकुलेशन गलत हुआ तो फिर लाइफ फिनिश, वहीं पे खत्म, ठीक है। तुमको इसीलिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, भले ही तुम लोग 3rd ऑप्शनल रखो, 4th ऑप्शनल रखो, कोई भी हो, तुमको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, और एक बात बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सबको ही मैथ्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से डरो मत, ये ऐसा एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस इसको करना चाहिए। सब मैं तो बोलूंगा मैथमेटिक्स सबसे इजीएस्ट है। तुम लोग दूसरा कहीं जाओ तो सबका मतलब क्या होता है, जैसे क्लास 10 तक मैं बता रहा हूं, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, दूसरा स्कूल चेंज हुआ तो सिलेबस चेंज। बट मैथमेटिक्स कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, फॉर्मूला से। इसीलिए बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ोगे होगा, ठीक है। बट और किसी ने ये भी बोला है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, सोल्यूशन का कोई पता नहीं। सोल्यूशन जब पता चले तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। कौन बोला? बाबा रणछोड़ दास छाछड़, किसमें था? 3 इयर्स का। हाँ, ये भी बात सही है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि अभी तक जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे उसमें वो एक तरह से देखेंगे तो वो यूनिडायरेक्शनल था, मतलब उसमें तुमको क्या निकालना है वो पता था, बट कभी कभी तुम लोग वहां भी कंफ्यूजन आ जाता था। बट अभी का जो मैथमेटिक्स है इसमें यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बहुत सारे डायरेक्शन है। एक जगह ऐसे पहुंचोगे जहां ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन मिलेगा, तुमको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बट तुमको ये सोचना है तुम्हारा गोल क्या है, तुमको कहाँ जाना है, क्या निकालना है, क्या जरूरत है, तब जाके तुम्हारा मैथ्स क्लियर होगा। इसीलिए बोलते हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, बहुत सारे। यहां से सोच लो कि मैथ्स का जो कंफ्यूजन है वो स्टार्ट हुआ, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इससे डरना नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, सोल्यूशन बेस्ड हो जाओ, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं। प्रॉब्लम जो भी हो लाइफ में, प्रॉब्लम कुछ भी हो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अरे मैथ्स ये सिखा देता है कि लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी हो उसका एक सोल्यूशन रहता है, भले ही तुम लोगों को मैथ्स कहीं काम ना भी आए। सोच लो, तुम लोग एक बार सोच भी लिए कि मैथ्स कभी तुम्हारे लाइफ में काम नहीं आएगा, A+B² काम नहीं आएगा, ठीक है मैं मानता हूं, बट मैथमेटिक्स इतना तो तुमको सिखा देगा कि कहीं ना कहीं तो लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका एक सोल्यूशन तुक्का रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं 11 का कुछ जो सिलेबस है तुम्हारा वो डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, तुम लोग बोलते हो, कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि 10th का जो सिलेबस है
और 11 का जो सिलेबस है उसमें गैप रह जाता है, कोई गैप नहीं है, बस उसको लिंक क्रिएट करना आना चाहिए। अगर लिंक सही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट एक लिंक वो बहुत जरूरी है, उसमें जो ब्रिज रहता है वो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ब्रिज मिल गया और लिंक मिल गया, ठीक से गाइडेंस मिल गया तो पक्का मैथमेटिक्स होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, नो कंफ्यूजन, ऑल इज वेल। ठीक है, देखते हैं सिलेबस की ओर। जैसे कि मैं बोला कि सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो ये है तुम्हारा सिलेबस, ये हो गया 11 का, ये हो गया 12 का। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशंस फंक्शन, ये सीबीएसई स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा नया लग सकता है, बट आईसीएसई स्टूडेंट ऑलरेडी सेट्स क्लास 6 से पढ़ चुके हैं। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास में उनका सेट्स था। अच्छा, रिलेशन, सेट्स और रिलेशंस को रिलेटेड है। फंक्शन जो है ये वन टाइप, जैसे तुम लोग बोल सकते हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल जो था हमारा पी ऑफ एक्स में, वो एफ ऑफ एक्स करेंगे तो उसमें जो फंक्शन मिलेगा वो एक फंक्शन टाइप है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक फंक्शन का मतलब वैसे फंक्शन हो सकता है। पी ऑफ एक्स जो बोल रहे थे उसको अगर एफ ऑफ एक्स में लिखूंगा तो वो एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। उसमें क्या था, सिर्फ एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स का था। इसमें क्या होगा, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, ये सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये एक प्रूविंग मेथड है, प्रूफ करने का एक मेथड है। वन टाइप ऑफ तुम लोग बोल सकते हो, जैसे कि क्लास 10 में रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स में कुछ प्रूफ तुम लोग लास्ट ईयर में किए थे। वो जिस टाइप का, जिस मेथड में वो प्रोग्रेस कर रहा था उसी टाइप का, वैसे पूरा सेम टू सेम तो नहीं है, उसी टाइप का हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी टाइप से तुम लोग उसको प्रोग्रेस कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही, उसका थोड़ा सा एडवांसमेंट है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अभी तक हम लोग जो जितना नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे वो लास्ट था हमारा रियल नंबर सिस्टम। पहले फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, उसके बाद आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अच्छा, उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है। क्यों, तुम्हारा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पार्ट रहता है जो तुम्हारा फॉर्मूला रहता है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर वो नेगेटिव में आया तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दैट इज तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक तुम लोग जो पढ़े थे वो लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, अब लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब लीनियर इन इक्वेशन जो तुम लोग ए एक्स इक्वल टू बी या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी तुम लोग लिख रहे थे, वो ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी। दैट मीन्स अगर कोई इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस देन, ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा या तो लेस देन और इक्वल टू होगा। उसी को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये लग रहा है डिफिकल्ट, मतलब सुनने में थोड़ा सा नया, बट इसको तुम लोग यूज कर चुके हो। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत काम आएगा। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी, ये सब रिलेटेड है। ठीक है, तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इसका कुछ तुम लोग बोल सकते हो कि रिलेटेड जो चैप्टर था नंबर सिस्टम में, क्लास 6, 7 में तुम लोग पढ़ चुके थे। कुछ डिजिट्स दिया होगा, 3-4 डिजिट्स, इसको लेके कितना नंबर बन सकता है। लेट 3 डिजिट दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये जो टाइप का क्वेश्चन था, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मतलब बाइनोमियल, अभी तो बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये तो पढ़ चुके हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होगा, ऑब्वियसली उसका थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मतलब उसमें 2 टर्म होगा, उसका पावर्स निकालेंगे हम लोग, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर निकाल रहे थे, a प्लस बी होल क्यूब निकाल रहे थे। तो ये जो a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब कर रहे थे, तो इसका हम लोग हायर पावर पढ़ेंगे, जैसे कि a प्लस बी टू दी पावर n, कोई भी हो सकता है। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला, जनरल पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम है।
उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी जो है उसका एपी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ऑलरेडी तुम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पढ़ चुके हो, बाकी बच गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो जो फिर भी यहीं पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और थोड़ा कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, हायर लेवल क्वेश्चन करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर वो दोनों को सबको मिला के फिर कुछ क्वेश्चन बनेगा, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब जो है वो स्ट्रेट लाइन में फिर से आएगा। इसके बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे होगा, वो सब फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट कोनिक सेक्शन, देखो ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा, बोल सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा टोटल। स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, इसमें कॉनिक सेक्शन में और क्या क्या आ जाएगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, अभी इसमें कॉनिक सेक्शन में और भी कुछ आ जाएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, उसके बाद एलिप्स, ये सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू 3D, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 2D था, क्योंकि दो एक्सिस में हो रहा था, एक्स एंड वाई। इसमें 3 एक्सिस होगा, क्या क्या, एक्स, वाई एंड जेड। दैट मीन्स अगर स्पेस में कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। अगर ये बोर्ड हो गया, ये 2D, ठीक है, इसमें कुछ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसको हम लोग लोकेट कैसे कर रहे थे वो हमको पता था। अगर ये स्पेस में है, ऐसी जगह में है, ठीक है, जैसे कि ये पेन हो गया, ये पेन को मैं कैसे लोकेट करूं विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट और विथ रेस्पेक्ट टू ए कॉर्नर या एनी ओरिजिन। जैसे उसमें ओरिजिन ले रहे थे, इसमें भी ओरिजिन हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये स्टार्ट हो गया तुम्हारा कैलकुलस पार्ट। और कैलकुलस मतलब कल को लॉस हो जाता है, ठीक है, तो तुमको जो पढ़ना है आज ही पढ़ना है। पूरा क्लास 11 का याद रखो, जो पढ़ा अभी पढ़ाया गया अभी पढ़ना है, अभी प्रैक्टिस करना है, कल हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्या होता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, अगर हम लोग लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट्स को मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे कि हम लोग एक टाइप का फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे या पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो सबको मिला के थोड़ा सा अगर एडवांस करेंगे, जैसे कि कुछ जगह में हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें कंडीशन लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 या q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि लेट p बाई q होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉट 0 टेंड्स टू 0, मतलब 0 के आसपास अगर कुछ वैल्यू हुआ, p बाई q कुछ फंक्शन दिया हुआ है, लेट px बाई qx, ठीक है। अच्छा, qx नॉट इक्वल टू 0 हम लोगों को पहले से उसमें कंडीशन दिया रहता है। अगर qx इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब तो ठीक है, लेकिन qx इज नॉट इक्वल टू 0 बट 0 के आसपास हुआ तो फिर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो होता है तुम्हारा लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स, उसके बाद डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में, रेट कैलकुलेट करना, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे। वैसे एक टाइप का रेट निकालना, वो जो हो जाता है वो तुम्हारा डेरिवेटिव्स। वैसे रिलेटेड कुछ है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ऑलरेडी तुम लोग कंप्यूटर में 1 टाइप पढ़ चुके हो, जैसे कि नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब जो था, ठीक है, एंड गेट, ये सब जो था, ये 1 टाइप ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग में हो सकता है। उसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे 0-1 फॉर्म में, वो सब मैथमेटिकल रीजनिंग है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी क्लास 10 में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग मीन मेडियन मोड पढ़ चुके हो, उसका जो एडवांस है, ठीक है, स्मार्ट डेविएशंस जो है, ठीक है, वो डेविएशंस जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक मीन मेडियन मोड पढ़े हो, डेविएशन इसके बाद है, डेविएशन है, रिग्रेशन है, ये सब जो है, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी, अभी तो हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यूजिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अच्छा, ये तो हो गया 11 का। फिर देखते हैं नेक्स्ट 12 का। 12 में क्या है, 2 पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में है 6 चैप्टर, इसमें भी है 7 चैप्टर। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखते हैं, पहले है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो क्लास इसमें 2 में था, इसमें जो था क्लास 11 में, वही
इसी का ही थोड़ा सा एडवांस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट फंक्शन था, दैट मीन्स डायरेक्टली हम लोग डिग्री के ऊपर निकाल रहे थे। अभी इनवर्स होगा, जैसे कि हम लोग डिग्री निकालेंगे, फंक्शन दिया होगा डिग्री निकालेंगे, उसमें क्या हुआ था, डिग्री दिया हुआ था उसका वैल्यू निकाल रहे थे, अभी वैल्यू दिया होगा हम लोग डिग्री निकालेंगे, बस वही है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन टाइप ऑफ आईसीएसई स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये भी आईसीएसई स्टूडेंट ऑलरेडी उनका हो चुका है, उनका क्लास में था मैट्रिसेस, वो पढ़ चुके हैं। बट सीबीएसई स्टूडेंट के थोड़ा सा नया है, बट ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो डेरिवेटिव्स था, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसका ये वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन बोल सकती हूँ, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये लिमिट का जो हो गया, लिमिट का एप्लीकेशन हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएबिलिटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये उसका एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इंटीग्रल्स। जो डेरिवेटिव हम लोग इसमें पढ़े, इसका ऑपोजिट हो रहा है इंटीग्रल्स, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका ही एप्लीकेशन होगा। ये पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन का कुछ क्वेश्चन होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक जो इक्वेशन पढ़ रहे थे क्या, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे डेरिवेटिव को यूज करके जो इक्वेशन बनेगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा, ये थोड़ा सा नया लग सकता है, बट ये भी उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा तुम्हारा जो पहले से भी तुम लोग सुने होंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो वेक्टर्स मतलब जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा उसका रिलेटेड अलजेब्रा कुछ है, वो होगा 3D ज्योमेट्री। जो 3D ज्योमेट्री हम लोग इंट्रोडक्शन, इसमें क्लास 11 में इंट्रोडक्शन था, उसका हायर वर्जन थोड़ा सा एडवांस होगा इसमें। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जो तुम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना, वही उसी के ऊपर बेस है, उसको सॉल्व करने का एक मेथड है। बट इसमें थोड़ा सा क्या है कि तुमको स्पेशल कंडीशंस कुछ लेना पड़ेगा, जैसे कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, सबसे कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हाई मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सब के लिए हमको क्या कंडीशन लेना पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो सब होगा, वो सब को जो सॉल्व करेंगे वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, यही भी प्रोबेबिलिटी तुम लोग 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, फिर 11 में पढ़े, फिर 12 में पढ़ोगे। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इतना पूरा सिक्वेंशियली थोड़ा सा हायर 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 करके पढ़ते जाओगे, ठीक है। ये था तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस। मैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आगे जाके कोई भी एंट्रांस दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, बट प्रॉब्लम ये है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहता है वो जनरली एंट्रांस में बहुत कम आता है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है, देखो तुम्हारा जो अदर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें क्या होता है तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, ठीक है, पूरा उठा के पढ़ देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसके लिए तुमको हायर बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी से मैथ्स 11 एंड 12 का मैथ्स नहीं हो सकता, बाकी कुछ हो सकता है, बाकी तो हो सकता है, नहीं करना पड़ेगा तुमको। बाकी जो हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग हायर बुक्स पढ़ो या ना पढ़ो, बट एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हायर बुक फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट। एनसीईआरटी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस तुमको बहुत इजी भी लगेगा, बहुत जल्दी भी होगा, बट वो क्वेश्चन में भी तुम्हारा बोर्ड्स में एक या दो ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, बट तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम जो है इसके लिए तुमको बहुत इससे एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर जाके थोड़ा हायर बुक फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कोर्स आगे आगे जाएगा उसके साथ मैं तुमको कौन सा बुक कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे लेना है वो बता दूंगा, ठीक है।
कुछ बुक्स ऐसे होगा, कुछ बुक्स का क्वेश्चन ऐसे होगा जो कि मैं खुद का प्रिपेयर करके तुम लोगों को दे दूंगा, कोई बुक्स खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये था तुम्हारा सिलेबस। बट ये इतना बड़ा सिलेबस देख के तुम लोग घबराना नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि ये आराम से हो जाएगा। जैसे कि तुम लोग क्लास 10 में सोचो, क्लास 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिल के 15 चैप्टर्स था, राइट, और सिर्फ मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर्स था। इसमें भी वही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चैप्टर्स वही, एक ईयर में इसमें भी 15 चैप्टर्स, इसमें भी वही 13 चैप्टर्स है, और क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चैप्टर्स है चैप्टर्स है, बट बहुत सारा नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पहला चैप्टर सेट्स। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कुछ डाउट्स है तुम लोग कभी भी, तो सिलेबस के ऊपर या कुछ मतलब बुक्स के ऊपर कुछ डाउट्स है तो तुम मेरे को कभी पूछ सकते हो, या तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, या तो कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे तो बहुत कुछ मतलब इसमें ऐसे बहुत सारी चीज दिया हुआ है कि देख के डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट डर लगना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, जैसे क्लास 10 में खत्म हुआ था, ये क्लास 11 में भी बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, बट तुमको उतना करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्लास 10 से थोड़ा सा ज्यादा, अब क्लास एक्स्ट्रा एडवांस हो रहे हो तो आगे जा रहे हो, तो थोड़ा सा लेवल तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्लास 10 में थोड़ा सा जैसे कर रहे थे हम लोग, क्लास 11 में थोड़ा सा कम करेंगे तो भी चल जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। तुमको और थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेवल ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा IQ मतलब जो टेक्निकल माइंड उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, टेक्निक सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारोगे, इसमें तो रट्टा मार नहीं सकते हो। दूसरा कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, क्या ऐसे तो तुम लोग नहीं है कि इसको रट्टा मार के तुम लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं हो पाएगा। क्लास 10 तक या कुछ क्लास 7 तक कुछ ऐसे था कि तुम लोग रट्टा मार के हो जा रहा था, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम रिप्लीकेट हो जा रहा था तुम्हारा एग्जाम में। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, जनरली जो तुम्हारे बुक्स में हो क्वेश्चन वो जनरली एग्जाम में नहीं आता है। तो इसीलिए तुमको ये सब फिर से क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम लोग बेस भी समझोगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी, उसके साथ उसका हायर लेवल क्वेश्चंस भी, ताकि तुम लोगों को एग्जाम में कम से कम प्रॉब्लम ना हो। कोई भी तुम लोग स्ट्रीम ले रहे हो, मैं भी इंजीनियरिंग हो, मैं भी मेडिकल हो, तुमको थोड़ा सा हायर बुक फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और क्या है, जो लोग IIT या JEE या एडवांस JEE मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनके लिए तो थोड़ा सा हायर नहीं, बहुत हायर बुक देखना पड़ेगा, और बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों का क्वेश्चंस जो आएगा वो क्वेश्चंस NCERT लेवल से थोड़ा सा नहीं, बहुत हायर आता है। ठीक है, तो बहुत हायर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बाहर से आएगा या बुक से बाहर से आएगा। बुक का कंसेप्ट होगा, बुक का सिलेबस होगा, बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, तुमको वही सोच के करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा, जैसे कि इसमें ये जितना भी चैप्टर्स है ये सब को रिलेटेड है, तुम लोग एक छूटेगा तो दूसरा वाला नहीं समझ पाओगे। तो मैं इतना बोलूंगा कि जब भी पढ़ रहे हो तो सिक्वेंशियली पढ़ो, ठीक से पढ़ो। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, वैसे गाइडेंस मिलेगा तो आराम से कुछ ना कुछ जो भी तुम लोग सोच रहे हो, जो भी तुम्हारा गोल है वो आराम से अचीव होगा। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।